सामाजिक विज्ञान पाठ योजना भाग 2। आज ये हमारा वीडियो जो है वो भाग 2 है सामाजिक विज्ञान की पाठ योजना का। मैं सावित्री चौधरी आपका भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज यूट्यूब के माध्यम से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम इस पाठ के प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। इस पाठ योजना को आज शुरू करें उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। और शाला प्रमुख को, शाला के मुखिया को बहुत अच्छा लगता है जब उसका सारा परिवार उसके साथ में रहता है। आप भी इस बात को महसूस कर सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य यदि साथ साथ रहते हैं तो बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है। तो वही स्थिति हमारी है, क्योंकि मैं आपके परिवार की मुखिया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ व्हाइट बोर्ड की ओर। व्हाइट बोर्ड की ओर देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की जो पाठ योजना है उसको हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, अपने पाठ का विकास कैसे करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, विकासात्मक प्रश्न किसे कहते हैं, छात्र अध्यापक कथन कितने मिनट का होता है, कैसे बोला जाता है, ये सभी आज चर्चा का विषय रहेंगे। चलिए देखिए, हम यहाँ कर रहे हैं पाठ का प्रस्तुतिकरण। यहाँ हमारा प्रकरण था पंचायत समिति। फॉर्मेट देखेंगे कैसे पाठ योजना का फॉर्मेट होता है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपट सार। फिर आप देखेंगे क्रम संख्या मैंने 1 डाली है क्योंकि मेरा शिक्षण बिंदु पहला शिक्षण बिंदु है। पंचायत समिति का गठन। फिर देखेंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्नों में देखें कैसे बनते हैं विकासात्मक प्रश्न। फिर छात्र ने क्या उत्तर दिए, फिर शामपट सार पे हमने क्या लिखा। तो विकासात्मक प्रश्न जो भी आप ये देखिए, मैंने लिखा है पंचायत समिति का गठन, ये मेरा शिक्षण बिंदु है इस पाठ योजना का। तो ये जो पंचायत समिति का गठन है, आप देखेंगे हम ये जो कंटेंट है मैं जो यहाँ आपको बोलकर बताऊंगी, इसमें से मैंने ये प्रश्न नहीं बनाए हैं। मैंने इस शिक्षण बिंदु पर पहुँचने के लिए इन प्रश्नों का निर्माण किया है। विकासात्मक प्रश्न ऐसे प्रश्न जो शिक्षण बिंदु पर पहुंचने के लिए बनाए गए हैं, जो पाठ का विकास करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। हमने कहा बालकों का आंसर आया भारत। अब प्रश्न को कक्षा में वितरित कैसे करना है, इस पर मैं पूर्व में भी आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। आप कक्षा में एकदम सेंटर पॉइंट देखकर, ऐसा स्थान देखकर जहाँ से आपको सारी कक्षा नज़र आती हो, आप वहाँ पर खड़े हो जाएंगे और सभी को आप देखेंगे प्रश्न पूरी कक्षा में वितरित करना है। किसी बच्चे विशेष के लिए, किसी विद्यार्थी विशेष के लिए प्रश्न का निर्माण नहीं किया है। पूरी कक्षा के शारीरिक और मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का निर्माण किया गया है। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने के क्रम में पहला जो प्रश्न है मेरा वो पूर्व ज्ञान से ही संबंधित है, जिससे बच्चे का आत्मविश्वास बना रहे और वो मेरे पाठ से जुड़ा रहे। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। प्रश्न का कक्षा में वितरण करने के बाद आप उसे कुछ सेकंड देंगे जिससे वो सोच सकें, उत्तर देने के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार हो सकें और अपना हाथ ऊपर कर सकें और आप उनसे पूछ सकें। मैंने आपसे आग्रह किया था कि उंगली ना दिखाकर अगर आप सम्मान का हकदार होना चाहते हैं तो आप उनको भी सम्मान देना सीखेंगे। आपसे चाहे कितने भी उम्र में छोटे बच्चे हों, आप हमेशा उनको प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार बोलेंगे, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। ठीक है। अब देखिए, आपने प्रश्न का वितरण किया, कुछ सेकंड बाद तुरंत देखो उत्तर हमें क्या प्राप्त हुआ, भारत। अब हमारा विकासात्मक प्रश्नों की श्रेणी में हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। त्रिस्तरीय जो हमारी पंचायत व्यवस्था है, हम उस पर पहुंचना चाहते हैं। तो देखिए, हम गांव पर आ गए, धीरे धीरे क्रमबद्ध हो रहा है हमारा कार्यक्रम।
देखिए, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? कहाँ निवास करती है? गाँव में निवास करती है। फिर देखेंगे गाँवों का संचालन कौन करता है? गाँवों के जो कार्य होते हैं, विकास कार्य होते हैं, उनका संचालन कौन करता है? सरपंच करता है। फिर देखेंगे सरपंच किस स्तर का मुखिया होता है या प्रमुख होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत से ऊपर का स्तर क्या कहलाता है? तो ये देखेंगे, ये जो प्रश्न है ये यहाँ पर पहुँचने के लिए मैंने किया है, यहाँ मतलब शिक्षण बिंदु पर पहुँचने के लिए मैंने किया है। अब ग्राम पंचायत से ऊपर का स्तर क्या कहलाता है? पंचायत समिति का। अगर मैंने इसमें से पूछ लिया कि पंचायत समिति का गठन कैसे होता है, पंचायत समिति में कौन कौन लोग होते हैं, इसका चुनाव कैसे किया जाता है, कितने साल के लिए होता है, कार्यकाल क्या, फिर आपका अपना महत्व खत्म हो गया, क्योंकि बालक आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दे रहा है। तो फिर आप छात्र अध्यापक कथन में क्या बोलेंगे? देखिए, मैं यहीं तक पहुंची हूँ अभी। ये क्या होता है ये मैं आपको छात्र अध्यापक कथन के माध्यम से समझाऊंगी। चलिए, अब हमने बात की थी क्रम संख्या की, शिक्षण बिंदु की, छात्र अध्यापक क्रियाओं की और छात्र क्रियाओं की। अब मैं ले चलती हूँ आपको शामपट सार की ओर कि शामपट का इस्तेमाल एक अध्यापक को पाठ योजना वितरित करते समय कब कब करना चाहिए। देखें, आप किन्हीं प्रश्नों को, पूरे प्रश्नों को नहीं, सारे प्रश्नों को नहीं, आप किन्हीं प्रश्नों को, एक प्रश्न को, दो प्रश्नों के उत्तर बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आप ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बताया है, 2 प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो बच्चा उत्साहित हो जाएगा कि उसके प्रश्नों को बोर्ड पर जगह दी गई है। तो आप ऐसे बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए, उनको अच्छा फीडबैक देने के लिए आप कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर अंकित भी कर सकते हैं। फिर देखिए, जब हम बात करते हैं छात्र अध्यापक कथन की, तो ये पौने 2 मिनट तक छात्र अध्यापक कथन का शिक्षण में क्या महत्व है, पाठ्य योजना में क्या महत्व है, हम इस पर बात करते हैं। तो छात्र अध्यापिका कथन करीबन पौने 2 मिनट तक बोला जाता है। फिक्स पाठ्य योजना है 35 मिनट की, कौन किसके लिए होता है। अब आप देखेंगे, जब छात्र अध्यापिका कथन बोलेंगे तो जो छात्र अध्यापक है वो कक्ष के सेंटर में मध्य में खड़ा हो जाएगा। सारी क्लास को, जहाँ से उसको सारी क्लास दिखाई देगी, वो उस क्लास को देखेगा और आंखों से देखता रहेगा, संचलन नहीं करेगा। ऐसे चलते चलते, ऐसे कई बच्चे होते हैं ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे घूमते रहेंगे क्लास में, तो ऐसे घूमना नहीं है हमें। हम सेंटर में खड़े हो जाएंगे। मैं अभी आपको बोल के दिखाती हूँ छात्र अध्यापक कथन कैसे बोलना है। चेहरे पर एकदम सामान्य भाव रहना चाहिए। छात्र अध्यापक कथन हमें याद होना चाहिए। उस समय बच्चे क्या करेंगे? उस समय बच्चे जो भी आप छात्र अध्यापक कथन बोल रहे हैं उस विषय वस्तु को पूरे ध्यान से सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। आप देखेंगे, यहाँ मैंने लिखा हुआ है शामपट सार पर, देखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझकर मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब मैं आपको छात्र अध्यापिका कथन बोलकर दिखाती हूँ। पंचायती राज व्यवस्था की मध्य स्तरीय मतलब बीच वाली एक ग्राम पंचायत, सबसे पहले जिला परिषद है, फिर पंचायत समिति है, फिर ग्राम पंचायत है। तो फिर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की जो मध्य स्तरीय संस्था है या वो जो व्यवस्था हमने बैठाई हुई है उसे हम पंचायत समिति कहते हैं। और ब्लॉक स्तर पर ये जो संस्था होती है इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो हम बात करेंगे स्पेशली राजस्थान की। राजस्थान में इसे पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति की संरचना, तो राजस्थान में कुल जितनी भी पंचायत समिति है इसमें से प्रत्येक पंचायत समिति का जो निर्वाचन होता है उसका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त होती है। 1 लाख की आबादी वाले किसी भी पंचायत समिति क्षेत्र में 15 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुना जाएगा। 1 लाख से अधिक आबादी होने पर प्रत्येक 15,000 या उससे किसी स्तर पर 2-2 अतिरिक्त सदस्य निर्वाचित होंगे। निर्वाचित प्रतिनिधि के अलावा पंचायत समिति के क्षेत्र में विधायक एवं सरपंच पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। ये प्रधान व उप प्रधान भी के चुनाव में भी विश्वास प्रस्ताव को छोड़कर अन्य सभी बैठकों में मत दे सकता है। आप देखेंगे कि ये जो आकस्मिक पद है वो कभी कभी जब रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य को पुनः चुन लिया जाता है या प्रधान या उप प्रधान उस पद को देखता है, उसकी कार्यवाही की जिम्मेदारी लेता है। पंचायत समिति में भी अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आप देखेंगे पंचायत समिति का कार्यकाल जो है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये छात्र अध्यापक कथन है जो सिर्फ आपको गठन से संबंधित बोलना है। अब छात्र यहाँ पर पूरी तरीके से बोलेंगे, पूरी तरह से मनोयोग से सुनेंगे और जो मुख्य बिंदु है वो मैं आपके सामने शामपट सार पर लिख रही हूँ, उसको बच्चा अपनी अपनी कॉपी में लिखेगा। छात्र अध्यापिका बालकों को निर्देश देगी कि ये जो मैंने मुख्य बिंदु लिखे हैं पंचायत समिति के गठन से, आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिए। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। अब हम शिक्षण बिंदु 2 पर बात करेंगे और शिक्षण बिंदु 2 है हमारा पंचायत समिति के सदस्यों की योग्यताएं। मैं आपको वापस से बता देना चाहती हूँ, इसी पाठ्य योजना में मैं पुनः रिपीट कर रही हूँ कि प्रश्न यहाँ पर आने के लिए बनेंगे, शिक्षण बिंदु पर आने के लिए बनेंगे, शिक्षण बिंदु में से नहीं बनेंगे। देखिए चलते हैं विकासात्मक प्रश्नों पर। सरल से सरल प्रश्नों का निर्माण करना है योग्यताओं पर पहुँचने के लिए। तो देखिए व्हाइट बोर्ड की ओर देखेंगे, विकासात्मक प्रश्न है, फॉर्मेट वही है। शिक्षण बिंदु दूसरा है, प्रत्येक विकास खंड पर किसका निर्माण किया जाता है। पूर्व वाला जो शिक्षण बिंदु था उसमें बालक ये पढ़ चुका है, विद्यार्थी ये पढ़ चुका है, आसानी से आपको उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। प्रत्येक विकास खंड पर किसका निर्माण किया जाता है। आप आंसर देखेंगे, आंसर लिखा है उन्होंने पंचायत समिति। ये हमने पहले अध्यापक कथन में उसे बता दिया था। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 1 लाख पर 15 सदस्य होंगे, कैसे होंगे वो सब है, आपको बताया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न को कि तो प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो गया। फिर देखें भारत में, अब हमें यहाँ पर आना है, ये शिक्षण बिंदु निकलवाना है। भारत में मत देने की प्रणाली का क्या नाम है। तो हमारे यहाँ वयस्क मत अधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर चुनाव में भाग लेने के लिए देश में क्या क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं। आप किसी भी पार्टी के सदस्य बनकर या निर्दलीय रूप से जब भी आप प्रत्याशी के तौर पर खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, आप राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप किस तरह से भाग लेंगे। तो क्या भारतीय संविधान के द्वारा आपके कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिलेगा, कुछ ना कुछ बच्चा बताएगा कि भारत की योग्यता वाला होना चाहिए, निर्धारण वाला होना चाहिए। वो होती है योग्यताएं। निर्धारण की बात हम कर रहे थे, तो आप देखेंगे योग्यताएं कुछ निश्चित की गई हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है योग्यताएं सभी के लिए, जो भारत का नागरिक है और जो विदेश है, सबके लिए अलग अलग योग्यताएं। तो पंचायत समिति के सदस्य के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की है, या आपको छात्र अध्यापक कथन में बोलना है और एक ही जगह खड़े होकर बोलना है। देखिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है। उन्होंने बोला है कि जो भी पंचायत समिति का सदस्य है उसका नाम उस पंचायत समिति की मत वाली जो सूची होती है, मतदान वाली जो सूची होती है, उस वाली सूची में होना चाहिए। बाकी जो उसकी वार्ड पंच जैसी जो विशेषताएं होती हैं, जो वार्ड पंच का चुनाव लड़ता है, जो उसकी योग्यताएं होती है, वो सारी की सारी योग्यताएं उसमें वैसी ही होनी चाहिए। जैसे वो 21 वर्ष का होना चाहिए, कम से कम उसने 21 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया हो, अर्थात वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। फिर आप देखेंगे उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र का मतदाता भी उसे होना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून और के अंतर्गत वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित नहीं पाया जाना चाहिए। कि अगर उसने विधानसभा ने बना रखे मापदंड कि वो अपराधी ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, तो इस तरह से अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि इसी प्रकार कुछ योग्यताएं हैं जो पंचायत समिति सदस्य के लिए निर्धारित की गई हैं। अब इसमें से आप कुछ योग्यताएं, जैसे 21 वर्ष वाली, एक लाइन मैंने बोला 21 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो और उसी पंचायत में, उस ग्राम पंचायत में, उस पंचायत समिति में उसका जो नाम है वो मतदाता सूची में होना चाहिए। इस तरह की दो प्रमुख योग्यताओं को आप शामपट सार के माध्यम से लिख देंगे उस पर, और छात्रों को निर्देश देंगे कि आप शामपट पे लिखे हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में उतार लें। जो मैंने छात्र अध्यापक कथन यहाँ खाली छोड़ा है
वो मैंने आपको बोलकर बता दिया है, और शामपट सार पर क्या लिखना है वो भी मैंने आपको 2 बिंदु बता दिए हैं। पंचायत समिति के सदस्यों की योग्यता वार्ड पंच के अनुसार होती है, उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। एक पहला पॉइंट जो आपको शामपट सार में लिखना है। दूसरा पॉइंट, वो उसी समिति का मतलब जहाँ पर वो रहता है उसी पंचायत समिति में उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं पंचायत हमारी जो पाठ योजना है पंचायत समिति पर जो हमने बनाई है उसके शिक्षण बिंदु 3 पर। अब हम बात कर रहे हैं शिक्षण बिंदु 3 की। शिक्षण बिंदु 3 है पंचायत समिति के आय के कौन कौन से साधन होते हैं। तो अब हम चलेंगे विकासात्मक प्रश्नों पर, लेकिन उस पर चलने से पूर्व आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शिक्षण बिंदु 3, अब हम बात करेंगे विकासात्मक प्रश्नों की कि हमें ये जो हमारा शिक्षण बिंदु है पंचायत समिति के आय के साधन या सोर्सेज, तो इस पर पहुंचने के लिए हमें ये प्रश्न बनाने। देखिए प्रश्नों का निर्माण कैसे किया गया है। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे विकासात्मक प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न शिक्षण बिंदु 3 पर आने के लिए परिवार का मुखिया कौन होता है। तो देखो उत्तर आपको बहुत सारे प्राप्त हो सकते हैं। कोई माँ बोल सकता है, कोई पिताजी बोल सकता है, कोई दादा बोल सकता है, कोई दादी बोल सकता है, कोई भैया बोल सकता है। तो परिवार का मुखिया ऑलमोस्ट जो जनरली बच्चा बोलेगा वो पिता ही बोलेगा। तो आप देखेंगे माँ, पिता, दादा, दादी, मैंने सभी संभावित उत्तर यहाँ पर लिखे हैं। उसमें से मैंने एक शब्द को उठाया है, उससे प्रश्न बनाने का प्रयास किया है। पिता परिवार का पालन पोषण करने के लिए क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, धंधा, व्यवसाय, कोई भी आपके पास ये उत्तर प्राप्त हो सकता है। मैंने सभी उत्तरों को कुछ संक्षिप्त में एक एक शब्द में यहाँ पर अंकित किया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है नौकरी करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, या जो हम परिश्रम करते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो उससे हमें धन प्राप्त होता है, हमें आय प्राप्त होती है, हमें पैसा प्राप्त होता है। आपको भिन्न भिन्न उत्तर मिल सकते हैं, लेकिन थीम उसकी वही रहेगी और इंटेंशन यही रहेगा कि वो धन की ओर ही इशारा करते हैं। फिर देखेंगे यहाँ लिखा है पैसे का क्या उपयोग है। घर में जो घर परिवार का मुखिया है वो पैसे का इस्तेमाल कैसे करता है। तो हमने यहाँ पर कहा विकास कार्य में करता है, शिक्षा में करता है, कपड़ा खरीदने में करता है, मकान बनाने में करता है, दुकान का विस्तार करने के लिए करता है। तो आप ये देखेंगे इस तरह के उत्तर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये व्हाइट बोर्ड पर आपने पूर्व में देख लिया है, ये अंकित हैं। फिर हमारा अंतिम विकासात्मक प्रश्न है पंचायत समिति के पास आय के कौन कौन से साधन होते हैं, कौन कौन से स्रोत होते हैं। भाई काम करवाएंगे ना, तो काम करवाने के लिए पैसा होना चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा पैसा। देखेंगे इन शॉर्ट, ये हम जब ये बात करेंगे तो ये प्रश्न जो मैंने पूछा है कि कौन कौन से साधन है, इसका आंशिक उत्तर आपको प्राप्त भी हो सकता है और हो सकता है नहीं भी हो सकता। इसलिए आप घबराएं नहीं, आप कक्षा में जहां मैंने आपको बताया था बिल्कुल सामान्य भाव से आप खड़े हो जाएं और छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन बोलें। तो देखिए हम बात कर रहे हैं पंचायत समिति के पास आय के बहुत सारे साधन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर की। ये जो कर होता है वो जमीन पर लगता है, शिक्षा पर लगता है, उद्योगों पर लगता है, मेले पर लगता है, जमीन पर लगता है, आदि जो व्यवसाय हैं उन पर भी पंचायत समिति कर लगाती है और कर से प्राप्त जो आय होती है उसका विकास कार्यों में उपयोग करती है और राज्य सरकार के द्वारा भी उनको अनुदान प्राप्त होता है। और भी देखेंगे और भी अन्य तरीकों से भी वित्तीय अनुदान पंचायत समिति को प्राप्त होते हैं, जिससे ये विकास के भिन्न भिन्न कार्य करवाती हैं। देखिए हम कार्य पर आ गए हैं, ये हमारा अगला शिक्षण बिंदु रहेगा। फिर देखेंगे आप, ये मेरा छात्र अध्यापक कथन था। अब छात्र अध्यापक कथन में से मैंने मुख्य एक दो बिंदु शामपट सारांश पर लिखे हैं। छात्र अध्यापिका कक्षा के विद्यार्थियों को ये निर्देश देगी कि शामपट पर लिखे हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए कर है, जैसे मकान है, जमीन है, शिक्षा है, उद्योग है, व्यवसाय है,
अनुदान है, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता है और अनेक तरह के अनुदान हैं। तो ये जो आय के साधन हैं, इनसे जिनसे वो आय प्राप्त होती है, उसी से पंचायत समिति में विकास के कार्य होते हैं। अब सामाजिक विज्ञान की जो हमारी पाठ योजना चल रही थी, उसके हम सेकंड लास्ट चरण पर पहुंच गए हैं, अर्थात चौथे शिक्षण बिंदु पर पहुंच गए। पाठ योजना समाप्त होने वाली है, उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। चौथा बिंदु है हमारा पंचायत समिति के कार्य। पंचायत समिति के कार्य, इससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न, फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, फिर शाम प्रसार। तो इन सबको समझाने से पूर्व आप इस व्हाइट बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, शिक्षण बिंदु है पंचायत समिति के कार्य। अब हम आते हैं विकासात्मक प्रश्नों पर। विकासात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न देखिए, गांव में विकास के लिए कौन सी संस्था कार्य करवाती है? पूर्व में पढ़ा जा चुका है, उत्तर हमें प्राप्त हुआ है, आंसर हमारा आया है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य करवाती है? सफाई की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण है, आदि आदि। आपको पास बहुत सारे उत्तर आएंगे। फिर देखेंगे उपरोक्त कार्य, मतलब यही वाले जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्य मध्य स्तर पर कौन सी संस्था कराती है? मैंने आपको बताया था त्रिस्तरीय हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले जिला परिषद है, अगर ऊपर चलते हैं तो सबसे शीर्ष पर चलते हैं जिला परिषद है। जिला परिषद के बाद पंचायत समिति है और पंचायत समिति के बाद ग्राम पंचायत है। तो पंचायत समिति इस प्रकार मध्य स्तरीय संस्था हुई। तो हमने यहाँ प्रश्न बनाया है कि मध्य स्तर पर कौन सी संस्था विकास के कार्य करवाती है? हमारे पास जवाब, हमें उत्तर प्राप्त हुआ बच्चों से पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन हमने कर लिया, यहाँ जाने के लिए शिक्षण बिंदु पर पंचायत समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य के विषय में आप क्या जानते हैं या उसके कार्यों को बताइए। तो इसका उत्तर आपको मिल भी सकता है, आंशिक उत्तर आपको इससे प्राप्त हो सकता है, और नहीं भी हो तब भी आपको यथास्थान खड़े होकर छात्र अध्यापिका कथन कहना है। मैं अब छात्र अध्यापिका कथन कहना शुरू करती हूँ। पंचायत समिति पंचायत स्तर पर बहुत सारे कार्य करवाती है, जिसमें से मुख्य हैं जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना, पशु चिकित्सा उपलब्ध कराना, शिक्षा का प्रसार करना, समुचित व्यवस्था करवाना, सड़कें बनाना, पुलों का निर्माण करना, और जो भी रोग फैल जाते हैं उसके लिए कीटनाशकों को उपलब्ध करवाना, किसानों की सहायता करना, छोटे छोटे से अनुदान देना, हैंडपंप खुदवाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, जो स्ट्रीट लाइट होती है उसकी व्यवस्था करना। तो इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सब, यहाँ पर मुख्य बिंदुओं में। तो छात्र अध्यापिका कथन आपको बोलना है कि और क्या क्या व्यवस्था वो करवाती है। आप देखेंगे सहकारी समितियां होती है, तो सहकारी समितियों का गठन करना, उनके कार्यों की समीक्षा रखना, ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं उनकी भी पंचायत समिति क्या करती है? देख रेख करती है। पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराती है, समय समय पर टीकाकरण की योजनाएं चलाती है, टीकाकरण करवाती है। आप देखेंगे मुख्यालय, पंचायत समिति का जो मुख्यालय है वहाँ से लेकर जो गाँव है वहाँ तक उन सड़कों को जोड़ने का काम, उनके बीच में पुल बनाने का काम, सड़कों द्वारा जोड़ने का काम भी पंचायत समिति के द्वारा करवाया जाता है। फिर आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त भी वो बहुत सारे कार्य करवाती है, जिससे क्योंकि उसको करों के द्वारा आय प्राप्त होती है। और पंचायत समिति में आप देखेंगे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, टीकाकरण है, पंजीकरण है, प्रचार और प्रसार है, प्रकाश की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, आदि सभी कार्य पंचायत समिति स्तर पर किए जाते हैं। अब इसी में से मुख्य बिंदु आप शाम प्रसार के अंतर्गत लिख देंगे। और छात्र अध्यापिका, यहाँ लिखना है आपको नीचे, छात्र अध्यापिका छात्रों को निर्देश देगी, विद्यार्थियों को निर्देश देगी कि आप इन मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें। अब हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है और अब हम करेंगे इस पाठ्य योजना के लिए मूल्यांकन प्रश्न। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।
आप जो भी पाठ्य योजना है आपको अगर पसंद आती है तो आप इसे लाइक करेंगे। यदि आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डिसलाइक करेंगे तो मैं ये समझूंगी कि आप मुझे और सुधारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आई शैल ट्राई टू माई बेस्ट, मैं अपनी तरफ से और अच्छा कर सकती हूँ, मुझ में और क्षमताएं हैं जिससे मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ। आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि ये आप ही का चैनल है और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन प्रश्नों की। मैं आपको पूरी वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ मूल्यांकन प्रश्न करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बार फिर दोहराती हूँ। छात्र अध्यापिका कक्ष में बैठे हुए विद्यार्थियों को ये निर्देश देगी कि आप अपनी अपनी कॉपियाँ बंद कर लेंगे, जो कॉपीज़ है वो बंद कर लेंगे। अगर पुस्तिका खुली हुई है, पुस्तक खुली हुई है, उसे भी बंद कर देंगे। और छात्र अध्यापिका स्वयं ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ या वाइट बोर्ड पे जो भी कुछ उसने लिखा था उसे मिटा देगी। इसके बाद लपेट फलक लेगी। लपेट फलक को कक्षा के सेंटर में जहाँ से सभी विद्यार्थी देख पाए वहाँ पर उसे लटका देगी। हाथ में पॉइंटर लेगी, एक एक प्रश्न को निर्देश के अनुसार बताएगी। अब देखेंगे मूल्यांकन प्रश्न 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस वाला प्रश्न, बहुविकल्पात्मक, कि आप विकल्प में से जो भी विकल्प हैं उनको पढ़कर आपको बताना है। विकल्प में ही सही उत्तर छुपा हुआ है, चारों विकल्प आप पढ़ें, उसमें से सही उत्तर का चयन करें। फिर आप रिक्त स्थान की पूर्ति वाला बना सकते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द का चुनाव कर करें। फिर आप ट्रू एंड फॉल्स वाला बना सकते हैं, सत्य और असत्य, ये प्रस्तुत कथन जो लिखा हुआ है वो सत्य है या असत्य है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको एक लाइन में एक शब्द में मिल जाए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस तरह से 5 प्रकार के आपको प्रश्न बनाने हैं। जैसे ही मूल्यांकन प्रक्रिया खत्म होगी हमें मालूम पड़ जाएगा हमने अपने उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया है। उसके बाद रोलर बोर्ड को आप उतार लेंगे और उसके बाद आप गृह कार्य, एक बड़ा सा निबंधात्मक प्रश्न जिसे कहते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन, आप व्हाइट बोर्ड पर लिख देंगे। तो जब हम मूल्यांकन प्रक्रिया को शुरू करें, ये इवोल्यूशन वाला कार्य शुरू करें, उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप डायरी में लिखने के दृष्टिकोण से एक बार व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मूल्यांकन कार्य पे आते हैं। मूल्यांकन प्रश्न, पहला प्रश्न देखेंगे, सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में लिखिए। इसका मतलब बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन को देखिए क्या फ्रेम किया है। पंचायत राज व्यवस्था के कुल कितने स्तर हैं? देखिए, अ 2 स्तर हैं, ब 3 स्तर हैं, स 4 स्तर हैं, द वाला विकल्प कहता है इनमें से कोई भी नहीं। आप कक्ष में इसे पूछेंगे, डायरी में होगा तो उत्तर आपको अवश्य लिखना है। अगर डायरी में नहीं है तो आप देखेंगे आपको कक्ष में जो विद्यार्थी उपस्थित है उनसे पूछना है आपको और प्राप्त उत्तर को आपको कोष्ठक में लिखना है। आप किसी विद्यार्थी को बुलाकर भी रोलर बोर्ड पर खाली स्थान जो आपने दिया हुआ है, कोष्ठक जो खाली छोड़ा हुआ है, उसमें आप सही उत्तर का विकल्प भरवा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जिले में पंचायत राज की सर्वोच्च इकाई, फिर देखेंगे यहाँ पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लगाया है, क्या होती है। आगे पढ़ेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति उच्च शब्द का चुनाव करके करें। 2 शब्द हमने यहाँ पर रखे हैं, जिला परिषद और पंचायत समिति। आप किसी विद्यार्थी को कक्ष में से बुलाकर उस उचित शब्द पर आप टिक मार्क करवा सकते हैं, निशान लगवा सकते हैं राइट का, या रिक्त स्थान में भरवा भी सकते हैं। ऐसे बालक का उत्साहवर्धन होगा और वह अधिक से अधिक उत्तर देने के लिए प्रयास करेगा। मूल्यांकन प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। पंचायत समिति में आय के क्या साधन हैं? कर है, वित्तीय सहायता है और अनुदान है। पंचायत समिति सदस्य की क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है? बाकी सभी योग्यता वार्ड पंच के अनुसार है और जो मुख्य विशेषता है वो पंचायत समिति की जो मतदान की जो सूची है उस मतदाता सूची में उनका नाम अवश्य होना चाहिए। फिर हम अगली तरफ बढ़ते हैं। पंचायत समिति के गठन की प्रक्रिया बताइए। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 4-5 लाइनों का उत्तर है। तो आप इस तरह देखेंगे हमने सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश करने का मूल्यांकन में पूरी कोशिश की है, मूल्यांकन प्रक्रिया में, कि ये 5 प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो जाए। रोल बोर्ड उतार दीजिए।
उसे यथास्थान रख दीजिए और उसके बाद व्हाइट बोर्ड की ओर मुड़कर एक गृह कार्य वाला निबंधात्मक प्रश्न लिखें। मैंने इसको पहले से ही लिख रखा है, लेकिन आपको रोलर बोर्ड उतार कर कक्षा में उसके बाद लिखना है। देखिए, गृह कार्य में मैंने एक निबंधात्मक प्रश्न दिया है, पंचायत समिति के कार्यों का विस्तार से वर्णन करें। अब ये प्रश्न आप बच्चों को देंगे कि आप अपना जब अगले दिन आप आएंगे कक्ष में, तो ये प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को उत्तर सहित लिखकर लेकर आएंगे। और ये हमारी थी सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना। अब सामाजिक विज्ञान में सभी शामिल हैं। अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, यदि आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, यदि आप नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो आप देखेंगे पाठ योजना का प्रारूप बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। 4 शिक्षण बिंदु होंगे, 4 बार विकासात्मक प्रश्न बनेंगे, मतलब 4 चौक 16 प्रश्नों का आपको कुल पाठ योजना में निर्माण करना है। 4 शिक्षण बिंदु आपको लेने हैं, आपको शाम पर सार लिखना है, ये प्रक्रिया आपको करनी है और अंत में मूल्यांकन कार्य करना है।